नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। आज हम एक नए विषय पे बातचीत करेंगे और आपके स्क्रीन पे वो विषय दिख रहा होगा और उस विषय का नाम है स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श पे बातचीत करेंगे, स्त्री विमर्श की अवधारणा पे बातचीत करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों समाज के अभिन्न अंग हैं और ये दोनों के बिना समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस पे बातचीत करते हुए समझेंगे पूरे विस्तार से। एक डायग्राम मैंने बनाया है और इसमें मैंने बनाया है कि एक समाज है और वो समाज क्या है? रथ है। और उस रथ के दो पहिए हैं। एक पहिए का नाम है स्त्री और दूसरे पहिए का नाम है पुरुष। आप बस इतना अपने दिमाग में जरूर लेके चलिए कि एक समाज जो रथ रूपी समाज है उसके दो पहिए हैं, एक स्त्री है एक पुरुष है। और इस स्त्री और पुरुष के आवाभगत में ही, संबंधों के परिवेश में ही समाज का उत्थान होता है, समाज के का विस्तार होता है। तो अगर हम आगे बढ़ें तो हमें एक महान कवि, मराठी के साहित्यकार हैं, देश पांडे जी का एक कविता मिलता है इन्हीं पहियों को लेकर के। पैर पर लिखी गई ये कविता, लेकिन ये इसका जो अभिव्यंजना है वो कहीं न कहीं स्त्रियों के समाज में अस्तित्व को लेकर है और समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसको लेकर है। कविता कुछ यूं है कि चलने वाले दो पैर कितने विसंगत, एक आगे और एक पीछे। आगे वाले को न अहम है न पीछे वाले को अभिमान, क्योंकि उन्हें पता है कुछ क्षणों में ही है बदलाव, उसी का नाम जीवन है। मतलब जीवन में जो आदमी के पास जो दो पैर हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है, निरंतर चलते वक्त दोनों विसंगत होते हैं। लेकिन न आगे वाले को अहंकार होता है न पीछे वाले को अभिमान, क्योंकि उनको पता है कि कहीं न कहीं जाके ये जो पीछे वाला पैर है वो आगे होगा, आगे वाला पीछे होगा, ये तरह से क्रम चलता रहेगा और उसी का नाम, इस क्रम का ही नाम जीवन है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्त्री और पुरुष को लेकर समाज में दो रथ के पहिए हैं, जो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लेकिन यही ऊपर नीचे कर चलने वाले क्रम को ही जीवन कहते हैं। अब हम जब देखें कि जो जीवन है वो एक कला है जिसको हम जीते हैं, और ये जो जीवन जीने की कला है वो समाज से ही सीखी जाती है। अतः समाज और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि साहित्य में समाज का रूप प्रतिबिंबित होता है। ये रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं। आज साहित्य जगत में सर्वाधिक चर्चा दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, बाजार विमर्श इन मुद्दों पर हो रहा है। अतः इनमें भी दलित विमर्श और स्त्री विमर्श पर सर्वाधिक जोर है। तो जब हम स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की बात करेंगे तो उसके पहले हम जानेंगे कि विमर्श क्या है। वास्तव में अस्मिता जिसको कहते हैं, जो विमर्श है वो है क्या, यानी कि विमर्श की संकल्पना पे बातचीत करेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि विमर्श है क्या। अब मुख्य रूप से विमर्श के दो भेद मैंने बताए यहाँ पे। उसमें है क्या कि एक उसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है बहस और सार्वजनिक चर्चा से। दूसरा जो विमर्श का मूलतः है, मूल शब्दांश है, वो गहन सोच विचार से है, विचारों का विनिमय करने से है। मतलब कि किसी एक विषय पे अपने अपने पक्ष के अपने अपने मत रखना, विचारों का आदान प्रदान करना विमर्श कहलाता है। अब ये हमारी विमर्श की बात रही, और ये विमर्श जो है वो लगभग लगभग सारे वैचारिक विषयों पे हो सकता है, चाहे वो दर्शन के विषय हो, साहित्य का विषय हो, या फिर संस्कृति, या फिर संस्कार, सामाजिक शास्त्र, समाज शास्त्र का विषय हो। तो इस पे हम विमर्श अपने अलग अलग मत, अपने विचारों के विनिमय प्रणाली से कर सकते हैं।
और इन विमर्शों में आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें दलित विमर्श और स्त्री विमर्श खासकर आजकल सर्वाधिक जोर पकड़ा हुआ है और ये यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में भी लगा हुआ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में हर हाल में स्त्री विमर्श पढ़ाया ही जा रहा है। स्त्री विमर्श है क्या? अब हम जानेंगे कि स्त्री विमर्श है क्या। हमने देखा कि विमर्श जो है वो गहन सोच विचार और विचारों का विनिमय है। तो जब हम स्त्री रूप के विषय में, स्त्री के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, स्त्री के होलिस्टिक सिचुएशन पे बातचीत करेंगे, संपूर्ण उसके आवभगत पे बातचीत करेंगे, उसके अस्तित्व पे बातचीत करेंगे, तो वो जो विमर्श होगा वो स्त्री विमर्श के अंतर्गत आएगा। स्त्री विमर्श जो है वो रूढ़ हो चुकी मान्यताओं, परंपरा के प्रति असंतोष और उससे मुक्ति का स्वर है। पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे नैतिक मापदंड, मूल्यों, अंतर्विरोधों को समझने पहचानने की गहरी अंतर्दृष्टि है। कहने का मतलब है कि जो वर्षों से चली आ रही जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, जिसमें असंतोष और मुक्ति का स्वर गूंज रहा है, वही उसके खंडन करने का जो विचार विमर्श है वही स्त्री विमर्श है। और जो पितृसत्तात्मक यानी कि हमेशा मर्दाना समाज में जो दोहरे नैतिक मापदंड है उसके अंतर्विरोधों को समझने और पहचानने की गहरी अंतर्दृष्टि देता है स्त्री विमर्श। अब अगर स्त्री विमर्श को अगर इस तरह से भी जाने कि स्त्री विमर्श और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, अस्मिता की पहचान है। मतलब अपने अस्तित्व की पहचान, अपने अस्तित्व का बोध होना, स्व की चिंता यानी कि स्वयं की चिंता होना, अपने अधिकार को जताने बताने का विचार चिंतन ही स्त्री विमर्श के तहत आता है, जो स्त्रियों के संदर्भ में होता है। यानी कि स्त्री विमर्श वह है जिसमें स्त्री अपने अस्मिता की पहचान, अपने स्वयं की खोज, अपने अस्तित्व बोध और स्त्री के अधिकार को जताने और बताने के विचार का चिंतन करा जाए, यही स्त्री विमर्श है। अब हम अगर देखें कि सुमन राजे एक साहित्यकार हुई जिन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो ये लिखती हैं कि 20वीं सदी मुक्ति संघर्ष में स्त्री का मुक्ति संघर्ष शायद सबसे अधिक मूलगामी और सार्वभौमिक रहा है। तो 20वीं सदी में जब जो मुक्ति संघर्ष चल रही थी उसमें स्त्रियों की जो मुक्ति संघर्ष है वो सबसे अधिक सार्वभौमिक संघर्ष रहा है। आगे अब बातचीत करेंगे कि इसका है क्या, आखिर में स्त्री विमर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है, स्त्री विमर्श क्यों पढ़ते हैं, इसके सारे कारण और इस पे बातचीत करेंगे कि स्त्री विमर्श की एक अवधारणा पूरी क्या रही है। तो मैंने लिखा है कि पुरुष समाज स्त्री के चरित्र को स्वर्गिक यानी कि स्वर्ग की दैवीय गुणों और शक्तियों के ढांचा के ऐसे मंडित करता है कि देवीत्व के बोझ तले उसका मनुष्य तो कब घुट घुट कर दम तोड़ देता है वह स्वयं भी नहीं जान पाती। मतलब कि पुरुष समाज जो है वो स्त्रियों के ऐसे इस तरह से देवी के रूप में गुणगान करता है कि वो उस देवी के गुणगान के नीचे कब अपने मनुष्यता या अपने अपने विचारों को, अपने बोध को किस तरह से घुट घुट के दम तोड़ देती है, उसे खुद स्वयं भी भान नहीं होता है। आप इसका उदाहरण एक देखेंगे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसी उक्तियां इसी का उदाहरण है। कि हम कहते तो हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है, लेकिन करता कोई नहीं है। हम नारी की पूजा करते इसलिए हैं बस दिखावटी के नाम पे। ये सारे जो मूल्य रचे गए हैं पुराणों में, ये सारे जो मूल्य रचे गए हैं प्राचीन के साहित्यों में, ये बस एक किताबी भाषा बन के रह जाती है, बल्कि ऐसा धरातल पे देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। महादेवी वर्मा इसमें एक महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में नजर आती हैं और ये छायावाद का समय ही है जब स्त्री आंदोलन का शुरुआत हो रहा है। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि स्त्री न घर का अलंकार मात्र बनकर जीवित रहना चाहती है। मतलब स्त्री न घर का सिर्फ शोभा बढ़ाने वाली महिला बनकर न जीना चाहती है,
न देवता की मूर्ति बनकर प्राण प्रतिष्ठा चाहती है, न देवता की मूर्ति बन के उसे बहुत ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठा चाहती है। कारण वह जान गई है कि एक का अर्थ क्योंकि वो कारण जान गई है, एक का अर्थ अन्य को शोभा बढ़ाना है तथा दूसरे न रहने पर फेंक दिया जाता है। दूसरे का अभिप्राय दूर से उस पूजा पे का देखते रहना और उसे न देकर उसी के नाम का लोग बांट लेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक जो वो कहती है कि घर का अलंकार बन के रहना नहीं चाहती है, इसका मतलब है कि वो जान गई है कि इसका मतलब बस घर का शोभा बढ़ाना है और वो किसी भी देवता की तरह मूर्ति बन के भी नहीं रहना चाहती। मूर्ति बन के रहना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि मूर्तियाँ करती क्या हैं कि मूर्ति अपने सामने होते हुए पूजा को तो देखती है, उसके प्रसाद के थाल में प्रसाद को तो देखती है, लेकिन वो प्रसाद खुद न पाके देखती है कि उसकी मूर्ति के नाम पे लोग आपस में बांट लेते हैं। तो ऐसा मूर्ति भी नहीं बनना चाहती है। इसी कारण वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष को चुनौती देकर स्वयं अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहती है। स्त्री अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व, अपनी पहचान चाहती है। वो अपना पूरा जीवन बेटी, पत्नी, माँ, अन्य होकर नहीं जीना चाहती है। मतलब जो स्त्री है वो अपने पूरे जीवन को केवल बेटी, बेटी के बाद पत्नी और पत्नी के बाद माँ, ये 3 किरदार में ही होकर बस नहीं जीना चाहती, वो स्वतंत्र होना चाहती है। उसके बाद इसके लिए सारा प्रयास पितृसत्तात्मक मानसिकता के अस्वीकार व स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्वीकृति का है। ये जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जो मानसिकता है, जो नियम कानून बनाते गए हैं कि एक स्त्री केवल घर में खाना पकाने के काम आएगी, एक स्त्री केवल बच्चे पैदा करने की मशीन होगी, इसको अस्वीकार करने की बात है, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व नारी जीवन के लिए स्वीकृत करने का लक्ष्य है। आगे हम देखेंगे कि परिवार, एक परिवार जो होता है वो स्त्री विमर्श और उससे जुड़े प्रश्नों की मुख्य धुरी है। परिवार के इर्द गिर्द ही स्त्री जड़ता व शोषण के बीज दिखाई देते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो परिवार है, आप देखते हैं कि आप अपने सिंपल घर में देखिए कि अभी जो आपकी माता जी घर में सबका ध्यान देती हैं। घर में अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसके खाने की व्यवस्था, बंदोबस्त सब उनके जिम्मे है। हम केवल सब्जी ला के घर में रख देते हैं, इससे भर से खाना नहीं पक जाता है। खाना पकाने के लिए बहुत ही श्रम करना पड़ता है और वो श्रम पहले के अभी तो कुछ वो श्रम जो है वो केवल स्त्रियों के नाम लिख दिया जाए, स्त्रियों को उसका कॉपीराइट दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जो परिवार के इर्द गिर्द ही है वही स्त्री जड़ता और शोषण के बीज दिखाई पड़ते हैं। स्त्री के जीवन में परिवार की दखलंदाजी भी सर्वाधिक होती है। परिवार आरंभ से ही बच्चों की परवरिश में लड़का व लड़की की निर्मिति करता है, जिसमें लड़की का स्थान हमेशा 2m दर्जे का रखा गया है। आप ध्यान दीजिए कि लड़की का स्थान हमेशा, जो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, लैंगिक समानता की बात करते हैं, वैसा ना हो के हम हमेशा स्त्रियों के प्रति 2m दर्जे का सोच बना लेते हैं। मतलब लड़की के जन्म पे उस तरह के हर्षोल्लास में नहीं रहते हैं। तो परिवार एक सामाजिक इकाई है और विवाह जैसी संस्थाएं उसका आधार है। विवाह से ही परिवार बनता है, ऐसा मैं लिखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। इन आधार संस्थाओं के द्वारा ही स्त्री को भिन्न भिन्न तरीके से जकड़ा गया है। मतलब कि जो स्त्री जो पहले एक बेटी हुआ करती थी, आज विवाह के बाद वो पत्नी बनती है एक पुरुष की, और कुछ ही दिनों के बाद वो एक बच्चे की माँ बनती है। और इस तरह से वो जो है पितृसत्तात्मक तंत्र में जकड़ने लगती है, जिसका उद्देश्य स्त्री को पराधीन बनाए रखना है। इस पराधीनता के भाव को साहित्य में भी अभिव्यक्त किया गया है। तुलसीदास ने लिखा है, आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या क्या मेंशन किया हूँ, कि तुलसी ने लिखा है कि पराधीन सपने सुख नाही, केवल पराधीनता के कारणों की तलाश किसी नहीं की, तब और इसके साथ ही महिलाएं गुलाम होती हैं। जिस पराधीनता की बात तुलसी करते हैं, पश्चिम में एंगल्स उसी पराधीनता की जड़ तक जाते हैं और संपत्ति को स्त्री पराधीनता का मूल कारण मानते हैं। एंगल्स वही है जो मार्क्सवाद में सबसे पहले मार्क्सिज्म का जो विचार है
जो समाजवाद का विचार है उसको देते हैं, भौतिक द्वंद्वात्मक जो विचार है उसको देते हैं। तो एंगल्स कहते हैं कि पुरुष अपनी संपत्ति को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित कर सके, इसके लिए जरूरी था कि महिलाओं की यौनिकता का नियंत्रण किया जाए, जिससे वह संपत्ति का वैध वैध वारिस पैदा कर सके। मतलब कि जो पुरुष की जितनी भी संपत्ति है वो अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित हो, तो केवल उसके लड़के के नाम से न होके उसकी लड़कियों के नाम से भी हो, महिलाओं के नाम से भी हो, जो उसकी संपत्ति का वैध वारिस पैदा कर सके। इस प्रक्रिया में सबसे पहले उसकी यौनिकता को नियंत्रित किया। शरीर और दिमाग पर कब्जा करने के लिए आचार संहिता बनाई गई। सारे नियम कानून उसके विरोध में बनाए गए ताकि वह उससे बाहर न आ सके। स्त्री विमर्श सदियों से चले आ रहे हैं। स्त्री विमर्श है क्या? कि स्त्री विमर्श सदियों से चले आ रहे मौन की अभिव्यक्ति देता है। मौन की अभिव्यक्ति मतलब कि जो सदियों से स्त्रियां लगातार इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जकड़जाल में फंसती हुई शोषण की अधिकारी बनी हुई हैं, उनकी मौन को अभिव्यक्ति देने का काम स्त्री विमर्श करता है। तथाकथित नैतिक मूल्यों, पितृक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करता है तो स्त्री की चेतना के अनुकूलित करते हैं। स्त्री विमर्श साहित्य में विमर्श के रूप में 1960 से 70 के आसपास आता है। उससे पूर्व पश्चिम में यह नारीवादी आंदोलन के रूप में अपनी मुखर अभिव्यक्ति पा चुका है। नारीवाद अंग्रेजी के फेमिनिज्म शब्द का पर्याय है। फेमिनिज्म फ्रेंच शब्द फेमी का अर्थात सामाजिक आंदोलन में और इज्म राजनीतिक विचारधारा के मिलने से बना है। अब कहने का मतलब ये है कि जो नारीवाद है वो फेमी और इज्म से बना है। तो फेमी जो है वो सामाजिक आंदोलन से है और इज्म जो है वो राजनीतिक विचारधारा से है। तो इसका प्रयोग सबसे पहले पहल 1880 में फ्रांस में, 1890 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1910 में यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। नारीवाद की कुछ परिभाषाएं मैंने लिखी हुई हैं। अब उन परिभाषाओं को मैं बताऊं तो जो नारीवाद है वो आंदोलन एकजुटता है। नारीवाद आंदोलन एकजुटता है जिसका उद्देश्य महिलाओं के समान राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा को परिभाषित व स्थापित करना है, साथ उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। ये नारीवाद का उद्देश्य है। अब दूसरा एक परिभाषा है कि नारीवाद जेंडर के स्तर पर यानी कि लिंग के स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इसका संगठन महिलाओं के अधिकारों व उनकी इच्छाओं के क्रियाकलापों के आधार पर होता है। नारीवाद वर्तमान में मौजूद पुरुष या महिला या दोनों को बदलने का प्रयास भर नहीं, यह प्रयास उन दोनों के बीच संबंधों को बदलने का है। मतलब जो स्त्री विमर्श है वो मूलतः केवल महिला और पुरुष को बदलने का नहीं है। महिला और पुरुष के बीच जो संबंध है, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो रिश्तों का संबंध हो, तो उन संबंधों में बदलाव लाने का एक आंदोलन है। बदलाव लाने की एक चेतना का नाम स्त्री विमर्श है। पश्चिम में स्त्री विमर्श की बात जब हम करेंगे तो हमें एक किताब का नाम मिलेगा और एक लेखिका मिलती है। 1949 में द सेकेंड सेक्स नाम की एक बुक आती है जिसकी लेखिका सिमोन द beauvoir है। सिमोन द beauvoir कहती हैं कि महिलाओं को भी वो सारी तरह की समानता मिलनी चाहिए जो पुरुषों को कई सदियों पहले मिल चुकी हैं। कई पुरानी चली आ रही रूढ़ियों को खत्म होना चाहिए। मतलब महिलाओं की तरफ से वकालत करने का सबसे पहला प्रयास उग्र रूप में द सेकेंड सेक्स सिमोन द beauvoir की बुक में आता है। वहीं डेरोथी आती है मॉडर्न वोमेन। मॉडर्न वोमेन में वो कहती हैं कि महिलाओं को अब किसी भी प्रकार से उस सारी तरह की समानताओं को लेना ही होगा जो पुरुषों को मिलती हैं। तो हर हाल में पुरुष से समानता की बात करता है स्त्री विमर्श। अब पश्चिम में अगर हम देखें तो ये कुछ 4-5 तरह के नारीवाद विकसित हुए, जिसमें सबसे पहले लिबरल
यानी कि उदार नारीवाद मिलता है देखने को। इसमें हुआ क्या कि इसमें केवल राजनीतिक समानता के लिए लोग लड़ते। ये उदारवादी नारियां थीं जो केवल इतना लड़ी कि हमें राजनीतिक स्तर पे वोट डालने का, मत का अधिकार मिल जाए। लेकिन जब उदार नारीवाद केवल जब इस तरह के वोट डालने का अधिकार पा गया 1920 में, तो 1920 में जब वोट डालने का अधिकार मिला 1920 में, तो 1949 में सिमांद बउआ की बुक आई द सेकेंड सेक्स, और वहां से निकला है उग्र नारीवाद। ये उग्र नारीवाद वो रेडिकल फेमिनिज्म है जो लड़के अपना हक लेना जानती है, जो लड़के अपने पहनावे को लेकर के, अपने सेक्सुअल पॉलिटिक्स को लेकर के, अपने जितने भी लैंगिक समानताएं हैं उसको, हक को, अपने अधिकार को छीन के लेने का काम करती है उग्र नारीवाद। अब मनोविश्लेषण जो नारीवाद है वो पूर्णतः फ्रायड पे डिपेंड है, फ्रायड के सिद्धांतों पे डिपेंड है, और ये कहता है कि यौन क्रिया है उसमें जो पुरुषों को है कि मतलब वो खुले में किसी तरह से भी घूम सकते हैं। तो ये मनोविश्लेषण नारीवाद भी कहता है कि महिलाएं भी, मतलब स्त्री भी अपना किसी भी तरह से कुछ भी, कोई भी पहनावा पहन के चल सकती हैं और वो बराबरी का अधिकार है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि मार्क्सवादी नारीवाद आता है, और मार्क्सवादी नारीवाद में एंगल्स आते हैं। एंगल्स कहते हैं कि स्त्रियों के ऊपर शोषण होने का सबसे मूल कारण यही है कि जो संपत्तियों का एकल होना, संपत्तियों का एकाधिकार होना, मतलब कि जो पहले साम्यवादी व्यवस्था होती है उसमें कोई पूंजीपति नहीं होता है, पुरुषों के हाथ में सारी संपत्तियां नहीं होती हैं। तो वो कहते हैं कि जब से पूंजीवादी व्यवस्था आई, ये अपने मार्क्सवादी विचार को भी उसमें घुसा दिए हैं चाचा, कि जैसे ही पूंजीवादी व्यवस्था आती है वैसे ही महिलाओं का जो अधिकार है उसको हमेशा हम दबाते चले जाते हैं। महिलाओं के अस्तित्व को नीचे चले जाते हैं, अवनमन होता जाता है उसका, और जो पुरुषों में जिसके ऊपर संपत्ति की पूरी बागडोर रहती है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है, और यहाँ से स्त्री और पुरुष के बीच में, उसके संबंधों के बीच में एक खाई उबटने लगती है। ये मार्क्सवादी नारीवाद कहता है। उत्तर आधुनिक नारीवाद जो पोस्ट मॉडर्न आधुनिकता है, ये पोस्ट मॉडर्न आधुनिकता ये है कि ये ऐसी आधुनिकता है जिसमें ये कहते हैं कि हम किसी भी तरह से जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो पहनावे को लेकर हो, चाहे वो रात में केवल पुरुषों को घूमने की आज़ादी हो, महिलाओं को घर से बाहर निकलने की ना आज़ादी हो, इस तरह की जितनी भी समाज में छोटी छोटी जो असमानताएं हैं उसको ये खारिज करने की बात करती हैं। आप ध्यान दीजिए कि नॉर्वे में एक आंदोलन देखने को मिला था अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें महिलाएं न्यूड साइकिलिंग यानी कि नंगा होकर साइकिलिंग कर रही थी और आंदोलन के तहत में। तो ये पोस्ट मॉडर्न नारीवाद के तहत आता है। भारत में भी कुछ ऐसे चले आंदोलन, जिसमें शारदा आंदोलन 1961 में चला। अब हम सब देखेंगे कि हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श का क्या रोल रहा है। तो हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श का रोल अगर हम देखें कथा साहित्य में, तो कथा साहित्य में सबसे पहले अगर हम देखें तो राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर नारी अस्मिता की स्थापना और गरिमा के लिए काफी प्रयास हुए। नारी का सुखद भविष्य उसे न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्रदान बिना संभव नहीं। परंपरागत नारियों का बंधन तोड़ना जरूरी था। मतलब कि जो नारी के सुखद और उसे न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्रदान किया गया, वो संभव तब हुआ जब परंपरागत नारियां जो बंधन बनाए हुए आ रही थी वो तोड़ा गया, वो तोड़ना जरूरी हो गया, तब जाके समानता मिलना शुरू हुआ। इसमें कुछ मुख्य मुद्दे थे: स्त्री पुरुष की समानता, शिक्षा की समानता, विवाह, नौकरी, हर क्षेत्र में राजनीतिक, व्यवसाय आदि दोनों लिंगों को समान अधिकार देना। आजादी के बाद संविधान में समान अधिकार दिया, जनतंत्र में वोट का समान अधिकार मिला। आज महिला और पुरुष दोनों वोट करते हैं, पर व्यवहारिक रूप में बहुत कुछ छूट गया।
मतलब कागजी कार्यवाही में तो समानता मिलती गई स्त्रियों को, लेकिन जब व्यवहारिक रूप में धरातल पे आए तो वो में बहुत कुछ छूट गया। शोषण चला, दहेज उत्पीड़न चला, वेतन का तारतम्य रहा, पर नारी इसमें उठ खड़ी हुई। रामायण महाभारत में नारी के साथ जो हुआ वो अकल्पनीय है। आप ध्यान दीजिए कि जो रामायण में नारियों को जो स्थिति दिखाया गया है वो बहुत ही अकल्पनीय है, बहुत ही आश्चर्यचकित करता है कि ऐसे किस तरह से एक आदमी को श्रेष्ठ बताया जाता है और एक आदमी को उसके चरित्र को, उसके अस्तित्व को नीचे बताया जाता है। तो नारियों को बताया क्या गया, विलास की साधन यानी कि भोग विलास की साधन, अबला कहा गया, कमजोर, सतीत्व की परीक्षा, सती और सती मानदंड स्त्री पुरुष में भिन्न भिन्न हुए। इस तरह नारी समाज में हाशिए पर आ गई। और ये जो रामायण महाभारत से जो प्रथा चली आ रही थी, इसके इसको मापदंड मानते हुए एक समय ऐसा आया कि जो नारी समाज है वो हाशिए पे जा खड़ा हुआ था। हिंदी साहित्य में वीरगाथा युग में वह इज्जत और प्रतिष्ठा प्रतीक बनी। अतः उस पर बंदिश लगी। सती, बहुविवाह, अंधविश्वास आदि कुरीतियां नारी जीवन को संकट में ले गईं। सबसे बड़ा संकट था सती प्रथा का। नारी को पति के साथ चिता पर बैठा दिया जाता था, पति नहीं तो स्त्री भी नहीं, ऐसा मान्यता थी सती प्रथा की कि जब पति मर गया तो स्त्री भी मर जाएगी। इस दकियानूसी प्रथा का खंडन राजा राम मोहन राय ने किया, यानी कि सती प्रथा का खंडन राजा राम मोहन राय ने किया। फिर भी यह प्रथा आज भी चोरी छिपे चल रही है, लेकिन अभी तो जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी ऐसी एक दो अपवाद को छोड़ें तो 99% 99.9% ये प्रथा जो है वो बंद हो चुकी है। हमारा समाज इसे धर्म नाम देता था, मतलब धर्म के आड़ में सती प्रथा को फॉलो किया जाता था, लेकिन भक्ति काल में अवहेलना भी झेली। उसको द्वितीय दर्जे का इंसान कहा जो सती प्रथा में स्त्रियों को जलाता था। जब रीति काल में आकर नारी मांसलता प्रमुख हो गई, यानी कि रीति काल में आते आते नारी जो है वो भोग विलास की साधन बन गई। मांसलता यानी कि उनके नक्शिक वर्णन होने लगे, भोग्यता रूप ही ज्यादा चित्रित हुआ रीतिकाल में। आप रीतिकाल में उठा के देखिए कि रसलीन की एक पंक्तियां हैं कि कहता है कि अमी हलाहल मद भरे श्याम सेत रत्नार जियत मरत झुक झुक परत ज्यों चितवत एक बार। मतलब वो नायिका की आंखों का बात करता है और वो उस नायिका की नक्शिक वर्णन के बारे में बात करता है। आप ध्यान दीजिए कि कुमार संभवम में कालिदास नायिका के नायिका कौन है, पार्वती, और पार्वती के जंघे का जो वर्णन उन्होंने किया है, नक्शिक वर्णन किया है, वो केले के वृक्ष से किया है कि उस केले के वृक्ष के समान उनका जंघा है। तो जो नारियों की मांसलता वो आदिकाल से लेकर रीतिकाल में आते आते अपने विराट अवस्था में मिलती है, जहाँ घनानंद, बोधा और देव देव भिखारी और ऐसे बहुत सारे जो रीतिकालीन कवि हुए जिन्होंने नारियों के नक्शिक वर्णन पे जोर दिया, भोगता को ज्यादा रूप में चित्रित किया। दरबारी और सामंती युग में नारी महिला उनके सौंदर्य, उनकी मांसलता अर्थात कला रूप पर निर्भर करने लगी। परंतु आधुनिक युग में परिवर्तन होता है, लेकिन जब आधुनिक युग आया तो सती प्रथा का अंत हुआ, विधवा विवाह शुरू हुआ, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा, शिक्षा का प्रचलन आदि क्रमवारी सुधार चले। नारी की स्थिति में जबरदस्त सुधार आया आधुनिक युग में। अब हम देखें कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, साहित्य में नारी के बदले रूप की तस्वीर उभर कर आने लगी। 20वीं सदी के प्रारंभ में गांधी जी ने सुधार की आवाज उठाई, वह मुख्य धारा से जुड़ती है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, महिला रचनाकारों ने इसे अनदेखा नहीं किया। प्रेमचंद ने नारी शोषण का विरोध किया। किसका? प्रेमचंद ने नारी शोषण का विरोध किया। प्रेमचंद अपने चाहे वो निर्मला हो या फिर सेवा सदन हो, इन सब या फिर गोदान देख लीजिए, तो उसमें नारी शोषण पे उन्होंने बहुत पुरजोर विरोध करके एक अपना आवाज उठाया। नारी का सबल रूप चित्रित किया प्रेमचंद ने। कुछ ही समय में जैनेन्द्र ने
परंपरागत नारी की मूर्ति का भंजन किया। मतलब कि जैनिन जो परंपरागत रूढ़ियों से भरी नारियों का जो मूर्ति यानी कि चित्रित अवस्था थी, उसका खंडन किया। घर परिवार पति के बंधनों से मुक्त करने को प्रोत्साहित करने लगे। माँ पत्नी पुत्री से हटकर नारी का अस्तित्व क्या हो, इस पर विचार किया गया। सबसे मुख्य चीज यही कि जो मैं ऊपर बताया हूँ कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि स्त्री केवल बेटी पत्नी माँ बन के नहीं रहना चाहती, वो स्वतंत्र होना चाहती है। उसका विचार आधुनिक युग में जैनेन्द्र के बाद होने लगा। कथा साहित्य में जैनेन्द्र कथा साहित्य में नारी के मर्यादा की बात करते हैं और शोषण मुक्त कहते हैं। 1947 के बाद आप ध्यान दीजिए कि ये कथा के साथ साथ भारत में भी स्त्री विमर्श का एक अवधारणा मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि 1947 के बाद नारी घर से निकली। कहाँ से निकली? घर से निकली। स्कूल कॉलेज बाजार दफ्तर गई। 1947 यानी कि देश के आज़ाद होने के बाद सामाजिक स्थिति बदल गई, नई समस्याएं आई। घर बाहर दोनों जगह पुरुष वर्चस्व के खिलाफ खड़ी हुई, फिर भी हार नहीं मानती। संघर्ष और साहस के बदले परिवेश को स्थापित किया। यह नई कहानी की पात्र पुराने मूल्यों, जंजीर, रूढ़ियों, आधुनिक सभ्यता के तथाकथित अधिकारों में बदलते संदर्भ की नारी की स्थिति उभरी। मतलब कि जो नई कहानी लिखने लगी गई, उस नई कहानी का संदर्भ पुराने मूल्यों और रूढ़ियों से युक्त नारियों की अपेक्षा ये नए तरह के आधुनिक सभ्यता से गढ़ी हुई नारी की स्थिति की चित्रण किया गया। इनमें कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, उषा प्रियंवदा, मैत्रेयी पुष्पा महत्वपूर्ण हैं। 20वीं सदी के छठे दशक यानी कि 1960 में विद्रोह और तीखा होता है। संयुक्त परिवार प्रथा के विभिन्न पक्षों पर सवाल उठाए गए। राजेंद्र यादव से नारी चेतना के संकेत मिलते हैं। आपको बताऊं कि राजेंद्र यादव ने ही हंस में सबसे पहले स्त्री विमर्श नामक कोई शब्द, दलित विमर्श नामक कोई शब्द इन्होंने उसी 1960 के दशक में दिया है। संयुक्त परिवार कुचलना चाहता है पर संभव नहीं होता। अब वह माँ तक की पत्नीत्व की उपेक्षा करती है। मन्नू जी कहती हैं, यानी कि मन्नू भंडारी कहती हैं कि आज की मैं इतनी निर्बल और निरीह नहीं कि मुझे जीवन बिताने के लिए कोई सहारा चाहिए। मतलब कि जब मन्नू अपने स्त्री अस्तित्व की बात कर रही हैं तो अब इतना बदलाव हो चुका है कि अपने जीवन को बिताने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इस तरह से स्त्रियां अपने सामर्थ्य को बनाई हुई हैं। इस युग में वह अपनी ताकत पहचान रही हैं। विवाह संस्था की मोहताज नहीं रह जाती। कामकाजी महिला घर का दायित्व लेकर भरण पोषण करती है, पर वह चाहती है, वह भी करने की इच्छुक है। कमलेश्वर ने नगरीय परिवेश पर लिखी नारी की विद्रूप और विसंगतियों और समस्याओं पर प्रकाश डाला है। काली आंधी उनकी एक रचना है जिसमें पत्नी राजनेता बनकर पति और संतान का साथ नहीं निभा पाती। तलाश कहानी भी विधवा और कामकाजी है और मानसिकता और शारीरिक स्वतंत्रता में अपनी पुत्री बाधक बनती है। अंदर घुट रही लाचारी बस व्यक्त नहीं कर पाती, नैतिकता उसके कदम रोक लेती है। कहने का मतलब ये है कि जो काली आंधी कमलेश्वर की रचना है उसमें एक पत्नी है जिसमें जो राजनेता बनकर अपने पति और संतान का साथ नहीं निभा पाती। तलाश एक कहानी है जिसमें एक विधवा है, कामकाजी है, पर उसकी मानसिकता और शारीरिक स्वतंत्रता में उसकी अपनी पत्नी जो है, पुत्री जो है, वो बाधक बनती है। लेकिन इस तरह की चीज़ों में जो नैतिकता है वो कहीं न कहीं कदम रोक देती है। इस प्रकार उषा प्रियंवदा और कमलेश्वर की नारी आर्थिक आत्मनिर्भर है। यानी कि कमलेश्वर और उषा प्रियंवदा की रचनाओं में जो नारी है वो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। व्यक्तित्व के टकराव से समस्या बन जाती है, दोहरी भूमिका निभाती है। यानी कि विधवा भी है, कामकाजी महिला भी है और उसकी पुत्री जो है उसके कदम आगे बढ़ाने में बाधक बन रही है। बाद में प्रभा खेतान की कथा में विद्रोह और तीव्र है।
छिन्नमस्ता उनकी एक रचना है जिसमें उन्होंने वह रूढ़ि तोड़ दिया है, जिसमें सजावट नष्ट कर आत्मनिर्भर सफल कार्यशील महिला बनकर उभर रही हैं। ग्रामीण परिवेश सामाजिक जागरण का दायित्व लेती है। मैत्रेयी पुष्पा का इदम्नम नायिका सीमित साधनों बावजूद भारतीय शैली के जीवन सार्थकता का तलाशती है। इस प्रकार आजादी के बाद नारी को पारिवारिक दायरे के बाहर निकाल सामाजिक सरोकार और जीवन के यथार्थ से जोड़ा गया। मतलब कि जब आज़ादी हो गई तो जो नारी आज़ादी के पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर के शोभा बढ़ाने वाली एक चीज की तरह देखी गई थी, एक वस्तु की तरह समझी जा रही थी, वो कहीं न कहीं आज़ादी के बाद पारिवारिक दायरे के बाहर निकलकर सामाजिक सरोकार और जीवन के यथार्थ से जुड़ी हुई देखी जा रही है। और इसी काल में हम देखते हैं कि कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, शिवांगी और ममता कालिया प्रमुख थीं जो इस तरह की विचारों को लेकर नारियों को सामाजिक सरोकार और जीवन के यथार्थ से जोड़कर एक चरित्र गढ़ती थी अपने कहानियों में, अपने कथाओं में। अपने सजग और सशक्त नेतृत्व में ये नारी स्त्री संसार की जटिलताओं को व्यक्त करने में सफल लेखिकाएं हैं। आगे चलकर आधुनिक नारी की मन स्थिति, पारिवारिक जीवन और मुख्यतः दाम्पत्य जीवन को लेकर कथानक रचे गए। मतलब जब स्त्रियां पहले घर की चार दीवारी में बंद थीं, तो आज़ादी के बाद जितनी रचनाएं आती हैं हिंदी साहित्य में, जितनी कथाएं आती हैं, उसमें एक पारिवारिक दायरे से बाहर निकली हुई स्त्री का चरित्र देखने को मिलता है। जब इस तरह की चरित्र को गढ़ दिया गया, अब नारी की मन स्थिति और पारिवारिक जीवन के मुख्य दाम्पत्य जीवन को कथानक के रूप में लेके आते हैं। और इस तरह के कथानक में चंद्रिका सोनेरिक्शा, मालती जोशी, प्रतिभा वर्मा, सुधा अरोड़ा, मृदुला गर्ग लिखने में माहिर लेखिका दिखती हैं। ये समाज और युग के सत्य को परखती हैं, परिधि विस्तार करती हैं। भारतीय समाज के मध्यम वर्ग की स्त्रियों का पारिवारिक समाज जीवन युक्ति लेकर चलती हैं, सूक्ष्म स्तर पर उन्हें पुनर्रचित करती हैं। इसके पास भाषा और यथार्थ को व्यक्त कर सकने लायक संवेदना भरपूर है। विभिन्न देश विभिन्न देश और विभिन्न देश और विभिन्न देश और भाषा रंगों विभिन्न देश भाषा रंगों आधुनिकता के टकराव में विभिन्न देश भाषा और रंगों के बावजूद गहरा इंसानी सरोकार मिलता है। और इस तरह की कहानियां हैं जो नासिरा शर्मा, मेहरुन्निसा परवेज की कहानियों में मिलता है। तो और अगर हम देखें तो कई तरह की जो अभिव्यक्ति है जिसमें पारिवारिक दायरे से बाहर निकलना, आधुनिक स्त्री के मन स्थिति पे बातचीत करना, और स्त्री रंग भाषा, शहरी जीवन, ग्रामीण परिवेश के नारी का रूप चित्रित करना, इस तरह की जो चित्रात्मक कथानक है वो आधुनिक कहानियों में, नई कहानियों में देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें कि वास्तव में हिंदी का स्त्री लेखन एक समृद्ध परंपरा का निर्माण करने में समर्थ हुआ। वह यह युग पीढ़ी अपनी सृजन धात्री और संघर्षशील लेखन से हिंदी साहित्य को और भी समृद्ध करेगा। इसमें आत्मव्यक्ति के साथ साथ आत्म सजगता को रेखांकन प्रमुख हो गया। समाज नियंता बनने के लिए वह बहुमुखी नेतृत्व लेकर बढ़ रही है। अब हम देखेंगे कि ये रहा कथाओं में। जब हम हिंदी के कथा साहित्य में देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो आज़ादी के पहले की जो कथा साहित्य है उसमें स्त्रियां केवल बच्चे पैदा करने और घर की चार दीवारी में रहने वाली वस्तु के रूप में थी। लेकिन जैसे ही नई कहानी आती है जिसमें कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, वहाँ स्त्रियां पारिवारिक दायरे से बाहर निकलकर यथार्थ जीवन से जुड़ती हुई दिखी जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मृदुला गर्ग और मैत्रेयी पुष्पा, अनामिका, इन सब उषा प्रियंवदा, इन लोगों की कहानियों और कथा साहित्य में नारियां जो हैं वो कहीं न कहीं उनकी जो पारिवारिक मन स्थिति है उसके जकड़जाल से बाहर निकलते हुए
अपने आप को स्वतंत्र दुनिया में विचरते हुए पाती हैं। तो ये कथा साहित्य में जो है स्त्री विमर्श का ये उत्थान रहा, जिसमें स्त्री विमर्श के नाम पे कथा साहित्य में बहुत सारे विचारों को एकत्रित किया गया। पुराने अतीत से चली आ रही रूढ़ियों का खंडन किया गया और एक नए तरह का साहित्य रचा गया। अब हम देखेंगे कि कविताओं में स्त्री विमर्श किस रूप में मिलता है। तो 80 के दशक में पहली बार कुछ पत्र पत्रिकाओं में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की अनुगूंज सुनाई पड़ती है। कब? 1980 के दशक में। कब? 1980 के दशक में। सप्तक परंपरा में आप जानते हैं कि ताड़ सप्तक यानी कि सप्तक परंपरा में आई कवित्रियों में कृति चौधरी शकुंत माथुर, गिरिजा कुमार माथुर की पत्नी है। आदि में स्त्री मानसिकता के चित्र मिल जाते हैं। मतलब ये लोग स्त्री पे भी कविता लिखे हैं। रघुवीर सहाय की दो छोटी छोटी कविताएं मिलती हैं जो सीढ़ियों पर धूप काव्य संकलन में संग्रहित है, और वो जो कविताएं वो प्रयोग में निहित उनकी व्यंग्यात्मकता मानवीय मुक्ति की परिणति है। ऐसे ही उनकी एक कविता है पढ़िए गीता, और कविता कुछ यूं है स्त्रियों पर ही कि पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख को की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होए कटीली आंखें गीली, लड़की सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए। मतलब कि पढ़िए गीता बनिए सीता, उन मूल्यों को लेकर सीता बनिए। होता क्या है कि सारा राम जाते हैं वन और रावण को मारते हैं, फिर आते हैं वन में भी राजा की तरह पूजे जाते हैं, अयोध्या में भी राजा को तरह पूजे जाते हैं, लेकिन सीता के विरह को और सीता के मनोदशा को कोई समझने वाला नहीं है, चाहे वो रामायण में हो चाहे वो वास्तविक जीवन में हो। तो वही कहता है कि फिर इन सब में लगा पलीता, निज घर बार बसाइए। मतलब कि पढ़िए गीता बनिए सीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, किसी मूर्ख से शादी करके पत्नी बन जाना, मतलब एक पारिवारिक जकड़जाल में फंस जाना। निज घर बार बसाइए और अपने घर बार को बसाइए, होए कटीली आंखें गीली, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली यानी कि घर की सबसे बड़ी बेटी, और उससे भर भर के काम लीजिए, भर भर के भात पसाइए। मतलब जो महिला जो लड़की है वो कल किसी मूर्ख के हाथों लग के उसकी पत्नी बन जाती है और उस घर में मजदूरों की तरह शोषण से पीड़ित होके केवल भात पसाने का मतलब है कि केवल चौका बेलन का काम करके बर्तन मांजने का काम करने तक की वस्तु बन जाती है। आगे स्त्री विमर्श पे ही हमने देखा कि चंद्रकांत देवताले की एक कविता मिलती है उसी के समय अंतराल में। चंद्रकांत देवताले लिखते हैं कि एक औरत का धड़ भीड़ में भटक रहा है, उसके हाथ अपना चेहरा ढूंढ रहे हैं, उसके पांव जाने कब से सबसे अपना पता पूछ रहे हैं। ये स्त्रियों के अस्तित्व पे बातचीत कर रहे हैं कि जब स्त्रियों के अस्तित्व पे कोई बातचीत नहीं करता था उस समय चंद्रकांत देवताले लिख रहे हैं कि एक औरत है जिसका सिर जो है वो भीड़ में भटक रहा है, मतलब वो इधर से उधर मारी मारी भागी फिर रही है, और उसका जो हाथ और पाँव है, उसका हाथ जो है वो खुद के चेहरे को ही ढूंढ रहा है पर वो मिल नहीं पा रहा है, अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है। खुद के चेहरे को ढूंढने का मतलब स्त्री के अस्तित्व को ढूंढना, और जाने कब से अपना पता पूछ रहा है लेकिन उसे पता ही नहीं मिल रहा, अपना अस्तित्व का पता नहीं मिल रहा है। तो ये रहा स्त्री विमर्श पे कुछ कविताएं। एक और कविता मैंने देखी कि तस्लीमा नसरीन की कविता है। हुआ क्या कि जब स्त्री विमर्श लिखने लगा, सभी लोग लिखने लगे, तो जो मैंने रीतिकाल में स्त्रियों की नक्सिक वर्णन, भोग्यता के रूप में चित्रित वर्णन, कालिदास का जो नक्सिक है, या फिर पुरुष कवियों के द्वारा, पुरुष लेखकों के द्वारा महिलाओं के जो नक्सिक वर्णन है, उन नक्सिक वर्णनों के विरोध में जो महिला आंदोलनकारी थी, जो नारीवादी महिला थी,
उन्होंने एक युद्ध छेड़ा कि ये जो जो पुरुष लेखक हैं, पुरुष लोग हैं, जो महिलाओं के शारीरिक बनावट पे, शारीरिक चित्रित वर्णन कर देते हैं, उनके नक्शिक वर्णन कर देते हैं, उनके अंगों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, उनके नितंबों की वर्णन कर देते हैं, उनके स्तनों के बारे में बात करते हैं। तो तस्लीमा नसरीन की एक कविता इसी के विरोध में आती है, स्त्रियों के पक्ष में आती है और वो बड़ी बेबाक तरीके से लिखती हैं कि मेरी बड़ी इच्छा होती है लड़का खरीदने की, जवान जवान लड़के छाती पर उगे घने बाल, उन्हें खरीद कर पूरी तरह रौंद कर सिकुड़े अंडकोश पर जोश से लात मार कर कहूँ कि भाग साले। आप ध्यान दीजिए कि कितनी खिन्नता भरी हुई है उन पुरुष जो रूढ़िवादी लेखक हैं, जो रूढ़िवादी साहित्यकार हैं, जो महिलाओं के नक्शिक वर्णन में अश्लीलता फैलाते हैं। तो तस्लीमा नसरीन का भी स्त्रीवादी और नारीवादी दृष्टिकोण से एक उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा देती हैं और कहती हैं कि मुझे भी एक लड़का यानी कि एक जवान खरीदने एक पुरुष खरीदने का मन होता है जिसके छाती पे उगे घने बाल हों और खरीद कर उसे पूरी तरह से रौंद के उसके अंडकोश पे जोश से एक लात मार के कहूँ भाग साले। तो ये स्त्रीवादी दृष्टिकोण है। इसमें हमने कथा साहित्य और विमर्श को भी जाना। उसके बाद हम देखें कि कविताओं में किस तरह से स्त्री विमर्श देखने को मिलता है। 3-4 कविताओं को मैंने उदाहरण में बताया। तो इस तरह से स्त्री विमर्श की जो अवधारणा ये पूरी हमने बताई है आपको। इसमें सबसे मुख्य चीज़ से अगर हम कीवर्ड पे बातचीत करें तो स्त्री विमर्श के अवधारणा के रूप में यही आया कि जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है तो उसमें परिवर्तन होना लाजमी हो जाता है। जैसे जब स्त्रियां केवल एक घर के चारदीवारी में कैद हो गईं, तब वो कहीं न कहीं अपने अधिकार के लिए लड़ने लगी और उस अधिकार का सबसे पहला जो आक्रोश फूटता हुआ दिखता है, वो सीमान द beauvoir के 1949 में आई हुई द सेकंड सेक्स किताब से आता है। और वो द सेकंड सेक्स किताब से ही उग्र नारीवादी चेतना का विकास होता है, जो भारत में प्रभा खेतान और मन्नू भंडारी के तरफ देखता है। प्रभा खेतान की जिक्र आती है और स्त्री उपेक्षिता नाम से उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कृति लिखी। अन्या से अनन्या, गुड़िया भीतर गुड़िया, ये सब बहुत सारी रचनाएं हैं जो स्त्री विमर्श पे लिखी गई हैं। रचनाओं का भी एक वीडियो हम ला देंगे आपके लिए। लेकिन स्त्री विमर्श की मुख्य रूप से अवधारणा यही है कि स्त्री केवल घर में कोई भी काम करने की वस्तु बन के रहना नहीं चाहती, बच्चे पैदा करने की मशीन बन के नहीं रहना चाहती। मतलब महादेवी वर्मा का कहने का जो आशय है वो स्पष्ट होता है कि स्त्री केवल बेटी, माँ और पत्नी बन के रहना नहीं चाहती, बल्कि वह स्वतंत्र होके उस क्षितिज के उस पार देखना चाहती है, जिसमें महादेवी वर्मा अपने कविताओं के में अपना जिक्र करती हैं कि तोड़ दो उस क्षितिज के उस पार देखूं क्या है। तो इस तरह की जो धारणा बनी वो कहीं न कहीं स्त्रियों के लगातार हो रहे शोषण के विरोध में उग्र होती उस चेतना से फूटा हुआ विमर्श है जिसका नाम स्त्री विमर्श है। यही स्त्री विमर्श जो आज भी लगातार इस पे चर्चा बनी हुई है, एक डिस्कोर्स का विषय बना हुआ है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है। और हम देखते हैं कि स्त्री विमर्श के रूप में हम महिलाओं के अधिकार को सरकार या फिर कागजी कार्रवाइयों में तो मिलती जा रही है, पर धरातल पे अब भी कहीं न कहीं उसमें रंजिश बाकी है। तो उस पे भी अब धीरे धीरे काम होना शुरू होगा। महिलाओं को भी उनके सारे अधिकार पुरुषों की तरह ही मिलेंगे जो पुरुषों को सदियों से मिलते आए हैं, और महिलाओं को भी अब मिलने वाले ही हैं। और अगर हम देखें अपने परिवार को, तो मेरा अपना जनरल मानना ये है कि जब तक हम महिलाओं को, कुछ मुहावरे ऐसे भी हैं गढ़े हुए हैं कि कोई आदमी रोता है तो कहते हैं कि स्त्री हो क्या कि रोओगे, तो मतलब, और कहते हैं कि मर्द कभी रोता नहीं। तो इस तरह के जो स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स से भरे हुए जो मुहावरे हैं उनको खत्म हो करना होगा। स्त्री विमर्श का यही मुख्य लक्ष्य है। और मैं पुरुषों को बस ये सलाह देता हूँ कि जब घर में स्त्रियाँ खाना बनाती हैं, घर में स्त्रियाँ भोजन पकाती हैं, तो अगर हम स्त्रियों की, अगर जाके हम स्त्रियों के साथ में हम किचन में हम भी काम करते हैं, तो जब तक हम ये जोड़ेंगे कि मैंने अपनी माता का मदद किया,
मैंने अपनी बहन का मदद किया, मैंने अपनी पत्नी का मदद किया खाना बनाने में, भोजन पकाने में। तो ये मदद जब तक जोड़ेंगे तब तक स्त्रियाँ अपने आप को, तब तक स्त्रियों को समाज में कमज़ोर बताने का ये काम मदद करता है। नहीं, हम और मेरी पत्नी ने मिलकर भोजन बनाया, मैं और मेरी माँ ने मिलकर भोजन बनाया, मैं और मेरी बहन ने मिलकर भोजन बनाया, ये वाक्य यूज़ होना चाहिए। और स्त्री विमर्श का यही मुख्य लक्ष्य है कि स्त्री और पुरुष की जो समानता है वो बन जाए और समाज में किसी भी प्रकार से जेंडर स्टीरियोटाइप कोई भी घटना ना घटे, जेंडर इक्वलिटी आए, लैंगिक समानता आए, यही स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। तो ये रहा स्त्री विमर्श का एक अवधारणा। मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।